बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? खुश हैं? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, ऐसे हंसता मुस्कुराता रखे। माय नेम इज़ रिफा जहान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहान। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि आज जो हमें टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज़ पेरिस्टालसिस एंड हंगर पैंग। अगर आज की बात करें तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो कोई लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं। हाँ, शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से पूछे जाते हैं। ये जो आज का टॉपिक हमारा है ही शॉर्ट क्वेश्चन। ये दोनों जो मैंने आपके साथ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मेंशन किए हैं, यही हमारा आज का टॉपिक है। मैंने आपको नोट्स में प्रोवाइड करने हैं और आपको यही 200 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पढ़ाने और हमारे ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा जी, जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो पूछा जाता है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक के रिलेटेड, वो है कि डिफ्रेंशिएट करें पेरिस्टालसिस को और एंटी पेरिस्टालसिस को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पूछा जाता है और देखेंगे कि ग्रेविटी और पेरिस्टालसिस का क्या रिलेशन है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है दैट इज हैंगर पैंग क्या होता है। ठीक है, तो ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन हमारा आज का बेसिकली टॉपिक है और ये मैंने आपके साथ नोट्स में प्रोवाइड कर दिए, शॉर्ट क्वेश्चन भी बता दिए ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हमारा आज का टॉपिक है क्या। सो स्टार्ट करते हैं। हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं कि पेरिस्टालसिस क्या होता है। आप कहेंगे कि डाइजेशन बढ़ाते बढ़ाते मैम कैसे पेरिस्टालसिस पे आ गई, ये क्या प्रोसेस है, इसमें क्या होता है? बेसिकली ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम मूवमेंट देखते हैं और वो मूवमेंट होती है खुराक की मूवमेंट। ठीक है, एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्शन के बाद, अब वो कॉन्ट्रैक्शन किसकी होती है? स्पेशल मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के बाद फूड जो है वो एक प्रॉपर पाथवे को फॉलो करते करते हमारे स्टमक में आती है और फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है। तो ये जो सारी की सारी मूवमेंट होती है ना, बक्कल कैविटी से ऑसोफिगस में, ऑसोफिगस से फिर स्टमक में, स्टमक से आगे जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो मूवमेंट होती है ये मूवमेंट पेरिस्टालसिस कहलाती है। समझ आ गई? मतलब कि मैं आपको पढ़ा भी देती हूँ प्रॉपर डेफिनेशन कि पेरिस्टालसिस आर कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट। इसकी कैरेक्टरिस्टिक मूवमेंट है डाइजेस्टिव ट्रैक की। मतलब कि ये सारी की सारी फूड मूवमेंट जो है वो डाइजेस्टिव ट्रैक में देखने को मिलती है और वही जो फूड मूवमेंट है अलोंग कैविटी ऑफ द कैनाल, ये तमाम की तमाम इस जो डाइजेस्टिव ट्रैक है फॉलो करते 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 जैसे ही मूव करेगी और जिस खसूसियत के साथ मूव करेगी उस मूवमेंट को, उस वेव लाइक मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस कहते हैं। अब वेव लाइक मूवमेंट मैंने क्यों कहा, ठीक है, वो मैं आपको समझाने के लिए नेक्स्ट पॉइंट बताती हूँ कि वेव लाइक मूवमेंट मैंने आपको इसलिए कहा क्योंकि इसमें बेसिकली अगर हम ये जो जितनी भी एलिमेंट्री कैनाल है जहाँ से फूड में मूव करना होता है जो अल्टीमेटली स्टमक है उसमें आना होता है, सो ये ना यहाँ हमें कंट्रैक्शन देखने को मिलती है, यहाँ मस्कुलर कंट्रैक्शन होती है और ये सारे के सारे एलिमेंट्री कैनाल ही मसल से मिलके बना। आपको पता है ये मस्कुलर एलिमेंट्री कैनाल होता है, इनमें ना कुछ मसल्स होते हैं। नंबर 1 सर्कुलर मसल होते हैं और कुछ इनमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स होते हैं। अब इनकी कुछ अरेंजमेंट इस तरह की होती है कि अगर सर्कुलर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो लॉन्गिट्यूडनल जो है वो रिलैक्स करेगा और अगर लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सर्कुलर मसल जो है वो रिलैक्स करेगा। ठीक है, मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट किया दूसरा रिलैक्स किया, अगर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट किया तो पहला जो है वो रिलैक्स करेगा। इनकी रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन के रिजल्टेंट में वेव लाइक हमें कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलती है। अब कॉन्ट्रैक्शन किस चीज़ को जो है वो मूवमेंट के लिए हेल्प करती है? बेसिकली इसके अंदर आपको पता है ज़ाहिर फूड में मूव करना होता है कि वो बोलस जो कि हमने पीछे भी डिस्कस किया कि बक्कल कैविटी से जैसे प्री डाइजेस्टेड फूड होती है वो मूव करती है, वो बोलस कहलाती है। ठीक है, राउंड बॉल जिसको हमने बोला था, लुब्रिकेटेड या फिर आप बोलते हैं स्लाइमी जो फूड बोलस होता है, ये फूड बॉल होती है उसको हम बोलस बोलते हैं। वो बेसिकली एलिमेंट्री कैनाल से मूव करेगी और वो कंट्रैक्शन के बाद रिजल्ट होती है इस मूवमेंट, उसको हम कहते हैं पेरिस्टालसिस। ठीक है, सो वेव लाइक कंट्रैक्शन या वेव लाइक रिलैक्सेशन के बाद होता ये कि फूड जो है वो स्क्वीजिंग की मदद से इस तरह फील होता है कि जैसे स्क्वीज की होती है और वो बाहर आता है। ये जो स्क्वीजिंग का प्रोसेस है ये मसल्स का होती है, यही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल जो कि हमारी एलिमेंट्री कैनाल में मौजूद होती है, जिसके रिजल्ट में स्क्वीजिंग मतलब ऐसा फील होता है कि जो खुराक है उसको कोई चीज़ पुश कर रही है और पुश कहाँ कर रही है? नीचे की तरफ पुश कर रही है ताकि जो खुराक है हमारी ऑसोफिगस से होते होते स्टमक में आ जाए। ठीक है, कहाँ? ताकि उसकी प्रॉपर डाइजेशन हो सके क्योंकि ऊपर से आने वाली जो फूड बोलस है वो प्री डाइजेस्टेड है। ठीक है, अब यहाँ आएगी तो वो कंप्लीट डाइजेशन उसकी होगी। ठीक है, अच्छा जी, अब अगर हम बात करेंगे तो पेरिस्टालसिस होता है कि अब यहाँ ना आप ज़रा यहाँ समझें, इस डायग्राम को ध्यान से समझें कि यहाँ जो है वो मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको फूड नज़र आ रही है। ठीक है, यहाँ से मसल जो है वो रिलैक्स कर रहे हैं। सो एक तरफ मसल कॉन्ट्रैक्ट हुआ और दूसरा जो लॉन्गिट्यूडनल मसल है वो रिलैक्स होगा। ठीक है, और अगर दूसरा लॉन्गिट्यूडनल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो पहला सर्कुलर रिलैक्स करेगा, जिसके रिजल्टेंट में ये जो बोलस यहाँ था और वही फूड पार्टिकल जो है वो यहाँ से स्क्वीज हो गए। जब मसल्स यहाँ से कॉन्ट्रैक्ट
करेंगे तो आगे जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए मसल यहाँ कॉन्टैक्ट करिए, फूड आगे चलेगी, क्योंकि यहाँ के मसल जो है वो रिलैक्स थे। अब जैसे ही फूड नीचे गई, यहाँ से जो है वो मसल कॉन्टैक्ट किया तो फूड जो है वो फौरन आ जाएगी स्टमक में। सो इस तरह की कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन के बाद हमें जो फूड मूवमेंट देखने को मिलती है, तो इस तरह के फूड मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब कहते हैं कि पेरिस्टालसिस जो है वो फूड मैस के बिहाइंड हो रही होती है, ठीक है, नीचे हो रही होती है, ताकि वो बकल कैविटी से ओसोफेगस से होते होते स्टमक में चले जाए। और ये सारी की सारी एलिमेंट्री कैनाल में पूरी की पूरी हमें मूवमेंट देखने को मिलती है, और इसी मूवमेंट को हम पेरिस्टालसिस बोलते हैं। समझ आ गई आपको? अच्छा जी, मतलब एक खास किस्म की मूवमेंट जिसके रिजल्टेंट में फूड जो है वो स्टमक में आ रही है। अच्छा जी, अब हमने जो नेक्स्ट प्रोसेस डिस्कस करना है वो उल्ट होता है, वो है एंटी पेरिस्टालसिस। इसमें क्या होगा, खुद सोचिए, एंटी का मतलब है उल्ट, मतलब कि पेरिस्टालसिस में हो ये रहा था कि बक्कल कैविटी से खुराक नीचे 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 कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होते 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 यहाँ स्टमक में आई थी। अब उल्ट होना है, अब क्या होना है, अब उल्ट होना है। अब स्टमक से जैसे ही खुराक स्मॉल इंटेस्टाइन में गई थी, अब क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आएगी स्टमक में, स्टमक से आएगी ओसोफेगस में, ओसोफेगस से जाएगी मुंह में, और मुंह से खुराक बाहर जाएगी। ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों होगा? खुराक तो अमूमन स्टमक में जानी चाहिए, ये उल्ट कैसे मुंह में आ सकता है? अगर आप वॉमिटिंग को देखें, जो कह आना होता है, उसमें क्या होता है, हमारी खुराक मुंह में आती है, ठीक है, अच्छी खासी खुराक हमने खाई होती है, स्टमक में पड़ी होती है, वो मुंह में आ रही होती है, वो होती है एंटी पेरिस्टालसिस के प्रोसेस से। मतलब कि खुराक की ऐसी मूवमेंट जिसका पाथवे चेंज हो गया, जिसका पाथवे उलट हो गया, जिसके रिजल्टेंट में खुराक क्या हुई, वो स्मॉल इंटेस्टाइन से स्टमक में आएगी, स्टमक से वो फिर माउथ में आएगी, और माउथ से आपको पता है कि बाहर आ जाएगी, जिसको क्या आना कहते हैं। सो ये जो मूवमेंट होती है इसको एंटी पेरिस्टालसिस बोलते हैं, और लीडिंग हम इसको वॉमिटिंग भी बोल सकते हैं। समझ आ गई? पेरिस्टालसिस समझ आ गई, नॉर्मल खुराक का स्टमक में जाना या स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना। एंटी पेरिस्टालसिस मतलब कि आपको पता है कि कोई ऐसी सिचुएशन जिसमें आपकी तबीयत खराब हो, वॉमिटिंग वाली कंडीशन कहते हैं इनका। अच्छा जी, नेक्स्ट हमने अब जो टॉपिक डिस्कस करना है दैट इज हंगर पैंग। हंगर पैंग क्या होता है? हंगर पैंग मैं आपको आसान कर दूँ और फनी कर दूँ। ओ भाई, पेट में होता है जैसे चूहे नाच रहे हैं, ठीक है, तो वो जो चूहे नाचते हैं ना पेट में, उसको हंगर पैंग बोलते हैं। समझ आ गई है? हंगर पैंग बेसिकली तब फील होता है जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लग रही होती है। देखिए गुड़ हो रही है, मतलब पेट में चूहे नाच रहे हैं, ठीक है, ये वो कंडीशन होती है जब आपको एक्सट्रीम लेवल की भूख लग रही होती है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, कौन से फिजिकल चेंजेस हम एक्सपीरियंस करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा भूख लगती है, उस कंडीशन को तो हमने कह दिया हंगर पैंग। अब हमें वो चेंजेस डिस्कस करने हैं। अच्छा, आप कहेंगे हंगर पैंग और पेरिस्टालसिस वाला टॉपिक हमने साथ साथ क्यों लिखा? क्योंकि समहाउ ना इनका कोई कनेक्शन है आपस में, वो कनेक्शन ही तो आज हमने देखना है। कनेक्शन ये है कि पेरिस्टाल्टिक अगर हम कंट्रैक्शन की बात करें तो उसमें मैंने आपको बता दिया कि खुराक जो है स्क्वीजिंग होती है, और उसकी वो जो भी है वो पाथवे को फॉलो करते करते स्टमक में आ जाएगी। अच्छा, लेट सपोज ऐसी कंडीशन जब आपके पेट में कुछ है ही नहीं, बहुत भूख लगी है आपको। भूख लगी का मतलब होता है कि आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बहुत लो है, और अगर आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल लो है दैट मीन्स आप बॉडी क्या करेगी, बॉडी अलार्म देगी कि भाई खुराक नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जितनी बची कुची खुराक हमारी एलिमेंट्री कैनाल में या किसी भी हिस्से में एलिमेंट्री कैनाल की पड़ी होगी तो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होगी। और वो कैसे होगी, वो फिर ये होता है कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो है वो नीचे की तरफ खुराक को खींचती है ताकि खुराक स्टमक में आए और हमारी जो है वो फूड नीड पूरी हो या हमारी ग्लूकोज लेवल कंप्लीट हो, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज हो। यही तो होता है खुराक का खाना, क्योंकि ग्लूकोज चाहिए होती है। अच्छा जी, अब क्या होता है जब आप बहुत अरसे तक नहीं खाते, आप खुराक बाहर से नहीं इनटेक कर रहे, अब क्या होता है कि अंदर बची कुची खुराक को दोबारा रिकवर करना या उसको कहीं ना कहीं से ढूंढते ढूंढाते वापस स्टमक में भेजना, इस प्रोसेस को हम कहते हैं कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन हुई। अब बहुत ज़्यादा जब पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होगी तब हमारे पेट में गुड़गुड़ होती है और हमारे पेट में खिंचाव महसूस होता है और हमें ऐसा लगता है जैसे चूहे दौड़ रहे हैं और बहुत ही अनबेरेबल आपको जो है वो भूख लग रही होती, पेन महसूस हो रही होती, ठीक है, उसको हम हंगर पैंग बोलते हैं। प्रॉपर मैं आपको रीड आउट कर देती हूँ ताकि आपको ये मजीद आसान हो जाए। हंगर कंट्रैक्शंस आर पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शंस। ये जो हंगर कंट्रैक्शन है, भूख लगने पे आपको जो बेचैनी महसूस होती है, ये बेसिकली पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन हो रही होती है जो आपकी बॉडी में हो रही थी, ठीक है। अब ये तब होती है ताकि आपका जो लो ग्लूकोज लेवल है ब्लड में उसको इंक्रीज किया जाए। और वो कैसे इंक्रीज होगा, वैसे ही इंक्रीज होगा कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होगी, मजीद जो खुराक है उसको नीचे कहीं ना कहीं अगर वो एलिमेंट्री कैनाल में कोई थोड़ा
थोड़ा बहुत अगर फूड पार्टिकल मौजूद है तो उसको खींच के हम नीचे लेके आते हैं ताकि ब्लड में ग्लूकोज को शामिल किया जाए और हमारी जो है वो खुराक की नीड को पूरा किया जाए, ठीक है। अब इसमें होता ही है कि हमें अनकंफर्टेबल जो है वो सेंसेशन फील होती है, अजीब सी गुड़ पेट में महसूस होती है ना, हमें अजीब सी बेचैनी हो रही होती है, भूख लग रही होती है, जिसको हम कहते हैं जी चूहे दौड़ रहे हैं, ठीक है, इसको हम हंगर पैंग बोलते हैं। अब हमने देखना है कि हमें कब फील होता है, ये हमें तब फील होता है अगर आपने खुराक खाई है और उसके बाद आपको खाना खाए को 12 या 24 घंटे हो गए, तब हमें माइनर सा हंगर पैंग फील होता है, ठीक है। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा देर तक आपने खुराक नहीं खाई तो जाहिर है ये स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन करेगा, ताकि कोशिश करेगा ना कि जल्दी जल्दी से खुराक मिले ताकि ब्लड में ग्लूकोज लेवल को बढ़ाया जा सके। तो वो जो ज़्यादा स्पीड से कंट्रैक्शन होगी तो जाहिर है आपको ज़्यादा सेंसेशन फील होगी, ठीक है। तो जितनी देर तक आप नहीं खाएंगे उतनी ही हंगर पैंग्स के जो कंट्रैक्शन है या जो अटैक है वो सवेर होगा और हमें ठीक ठाक बेचैनी या फिर वो पेन जो है वो फील करने को मिलती है। उसके बाद कहते हैं कि ये कुछ अफराद में ना बहुत थोड़े टाइम के बाद भी ये फील होने लग जाता है। ये ऐसे लोग कौन से हैं, ऐसे लोग कौन से जिनको खाने के थोड़ी देर बाद फिर भूख लग जाती है, जिनको खाने के थोड़े अरसे बाद फिर हंगर पैंग जो है वो फील होते हैं, पेट में गुड़गुड़ और यही बेचैनी और चूहे दौड़ते हैं, उनको चाहिए कुछ खाने के बाद। इस तरह के क्या वो बहुत मोटे बंदे होते हैं जो बहुत खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। मेडिकली हम उनको बोलते हैं कि वो डायबिटिक पेशेंट है। जो शुगर वाले पेशेंट होते हैं उनको बार बार भूख लगी होती है तो उनको मील के थोड़ी देर बाद जो है वो उनको ये हंगर पैंग फील होते हैं। चलिए, यही था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको समझ में आई होगी। बेसिकली हमारा जो पॉइंट याद करने वाला है वो यही है कि हमारे ये दोनों शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफरेंस पूछा जाता है पेरिस्टालसिस का और एंटी पेरिस्टालसिस का, और ग्रेविटी एंड पेरिस्टालसिस का भी। अब आप कहेंगे मैम आपने कहा दिस इज ऑल फॉर टुडे, यही था हमारा आज का लेक्चर, भी यही टॉपिक कहाँ गया? ग्रेविटी एंड पेरिस्टालसिस जो हमारा साइड ब्लॉग है वो तो हमें पढ़ा दे, कहाँ जा रही है? तो मैं कहीं नहीं जाती, आपको पढ़ा के जाऊंगी। अब हमने देखना है कि ग्रेविटी का पेरिस्टालसिस पे क्या इफेक्ट है, कि क्या इनका रिलेशन है, ताल्लुक क्या है। वो ताल्लुक देखते हैं। वो ताल्लुक ये है कि जो ग्रेविटी होती है, आपको पता है बेसिकली अगर मैं ग्रेविटी का वर्ड बोलूँ आपके माइंड में यही आएगा कि ये वो चीज़ होती है जो चीज़ को नीचे की तरफ खींचती है, या ये वो फोर्स है जो चीज़ों को नीचे की तरफ फेंकती है। अब हमने बहुत ही एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी मैंने आपको बतानी है, उसके बाद जो है वो हमने इसको डिस्कस करना है। पेरिस्टालसिस बेसिकली होता है कि नीचे की तरफ, अब नीचे की तरफ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि स्टमक हमारे नीचे है और बक्कल कैविटी है, ओरल कैविटी हमारे ऊपर है और ओसोफेगस नीचे, तो खुराक ऊपर से नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। अब ऊपर से नीचे की तरफ जो फूड मूव करती है उसको हम कहते हैं कि पेरिस्टालसिस है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ कहीं ना कहीं ग्रेविटी भी तो आती है ना, मतलब खुराक का नीचे की तरफ जहाँ ग्रेविटी होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं इन दोनों का ताल्लुक है। अगर हम उलट कर दें तो क्या ग्रेविटी इफेक्ट करेगी? नहीं समझ रहे, मैं भी बताती हूँ। लेट सपोज कि कोई शख्स है ना वो उल्टा हो गया, ठीक है। अगर उसको उल्टा कर दिया जाए, अब वो खुराक खाता है तो क्या खुराक अंदर जाएगी स्टमक में या उसके मुंह से बाहर आएगी? ग्रेविटी का अगर इफेक्ट है और शख्स अगर उल्टा लटका है, इसका मतलब ग्रेविटी अगर उस फूड पे एक्ट करती तो वो ग्रेविटी उस फूड को अपनी तरफ खींचती, तो स्मॉल इंटेस्टाइन से, स्टमक से, ओसोफेगस से होते हुए खुराक मुंह में आती। पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि हम अगर खुराक को उल्टा होके भी खाएं तो वो खुराक हमारे स्टमक में ही जानी होती है, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया जो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन होती है ये इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि ये खुराक को नीचे स्टमक की तरफ भेजती है। अगर हम उल्टे भी हो जाए तब भी हमारी खुराक स्टमक से मुंह की तरफ नहीं जाएगी। हाँ, ये बात सॉलिड फूड की बात हो रही है। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन का ना लिक्विड पे कोई काम नहीं, लिक्विड पे कोई काम नहीं। इसका मतलब अगर शख्स उल्टा हो जाए तो चांस है कि वो पानी पिए तो उसके मुंह से या गले से कैद की शक्ल में बाहर आ जाए, लेकिन फूड अगर उल्टा होकर खाएगा तो वो हमारे स्टमक में ही जाएगा, क्योंकि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि बंदा उल्टा भी हो तो उसने स्टमक में ही खींच के लेके जानी होती है खुराक को। समझ आ गई? तो यही जो मैंने आपको डिटेल बताई है वो यही यहाँ लिखी हुई है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद अगर आपने इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना तो कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही मजे का था। नेक्स्ट जो है वो इंशाल्लाह डाइजेशन इन द स्टमक ऑफ मैन डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज़।